हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बारी है स्टडी करने की 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 4 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए एक एक करके सारे एमसीक्यूज को कवर कर लेते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा साथ में। तो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वाज डिटेक्टेड यूजिंग, यानी कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो एवरी न्यू डीएनए हैज वन स्ट्रैंड ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड न्यू। तो ये कौन से टेक्निक से डेवलप किया था? तो रेडियो एक्टिव वैकेंसी एलिमेंट को यूज करके ये डिटेक्शन हुआ है। तो कौन कौन से एलिमेंट एक्चुअली आपके सामने देखिए, ये सब रेडियो एक्टिव वैकेंसी है। रेडियो पैलेट, रेडियो नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, रेडियो एक्टिव कार्बन है, रेडियो एक्टिव वैकेंसी फास्फोरस है। तो ये सब वैकेंसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स are actually used to identify the you can see molecule which are getting converted from one form to another। उसके लिए रेडियोएक्टिव मैकेनिज्म सबसे पहले यूज किए गए थे। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, उसके लिए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बनता है। नाइट्रोजन बेसिस जो प्रोवाइड किया गया था ओके फॉर द रिएक्शन, जिसमें एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, उसके लिए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को यूज किया गया था। ओके, which was done by Michelson and Stoll। फिर रेडियोएक्टिव सल्फर 35s और आपका 32s रेडियोएक्टिव वैकेंसी फास्फोरेट, इट वाज यूज्ड बाय हर्शी एंड चेस टू डिटेक्ट द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। में कंफर्म किया कि डीएनए ही जो है वो ट्रांसफर होता है। तो उन्होंने बैक्टीरियोफाज जो है वो दो टाइप का बनाया। एक बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन कैप्सूल जो है वो आपका बनाया आपका 35s से, और दूसरे में आपका जो डीएनए है बैक्टीरियोफाज का, उसको 32 फास्फोरस से तैयार किया गया। और सब तब मालूम पड़ा है कि एक्चुअली डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है इनटू द बैक्टीरियोफाज। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन उस पर भी है। फिर वॉबल हाइपोथेसिस, तो इट इज रिलेटेड टू यू कैन सी कोडॉन। तो कोडॉन जो जेनेटिक कोड है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये सारे यू कैन सी जो पॉइंट है वो जेनेटिक कोड या कोडॉन्स के यू कैन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक्चुअली वॉबल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू degeneracy of genetic code and economy of the tRNA, because there are total you can see what how many amino acids, 20 amino acids, 20 amino acid है। ओके, एंड 64 you can see आपके कोडॉन्स है। लेकिन 64 कोडॉन्स में खाली 61 कोडॉन जो है दे आर फंक्शनल, क्योंकि 3 कोडॉन जो है वो है स्टॉप कोडॉन, एक इनिशिएशन कोडॉन है। ओके, तो कोडॉन ज्यादा है और अमीनो एसिड कम है। इसका मतलब है कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा कोडॉन से कोडिंग किया गया। तो एक से ज्यादा कोडॉन भले है, लेकिन नंबर ऑफ टीआरएनए जो एक्चुअली उनके साथ एसोसिएट होते हैं वो कम होते हैं। तो उससे को कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय वन मोर देन वन कोडॉन, और उससे आपको हर टाइप का टीआरएनए बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द डबल रिंग कंपाउंड। तो डीएनए और आरएनए में नेचुरली जो प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसिस है, दे आर द रिंग कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है। ओके, तो डबल रिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा। तो वो है आपका एडेनिन एंड ग्वानिन। तो उसमें से एडेनिन दिया हुआ है, तो एडेनिन इज द राइट आंसर। तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, दे आर द pyrimidine, दैट इज सिंगल रिंग कंपाउंड। ओके, चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। Then question 4, in which of the following synthesis of DNA strand is not involved directly, यानी कि इस प्रोसेस में जो गिवन प्रोसेस होगा उसमें डीएनए का सिंथेसिस जो है वो नहीं होता है, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए बनता है तीनों टाइप का, और इस आरएनए को यूज करके अल्टीमेटली प्रोटीन तैयार किया जाता है। यानी कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए स्ट्रैंड के रिप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दूसरा डीएनए बनाना है, एनोडर डीएनए, तब चाहिए। और अगर आपको टीआरएनए या आरआरएनए बनाना है, किसी भी टाइप का आरएनए बनाना है, तब आपको एक ऐसे डीएनए स्ट्रैंड की जरूरत पड़ती है। ओके, तो what happens when heat killed S cells along with the live R strains are injected into mice? तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी क्वेश्चन है। ओके, तो ग्रिफिथ ने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने स्ट्रेप्टोकोका कैंसी निमोनिया के दो स्ट्रेन, एक स्मूथ स्ट्रेन और दूसरा रफ स्ट्रेन को एनालिसिस किया। उसको मालूम पड़ा कि एस स्ट्रेन वाले पैथोजेनिक होते हैं, उससे निमोनिया हो जाता है, लेकिन आर स्ट्रेन वाले बिकॉज उनको कैप्सूल नहीं होता है वो पैथोजेनिक नहीं रहते। तो उसने हीट मरे हुए एस सेल के साथ में जिंदा आर स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया, तो क्या ऑब्जर्वेशन यू कैन सी ही गॉट, और उसी बेसिस पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिफाइन किया था। ओके, तो क्या हुआ था? तो जनरल क्या होना चाहिए? अगर हीट किल्ड एस सेल जिससे निमोनिया नहीं होता है, आर सेल लाइव जिससे निमोनिया होता है, तो माइस एक्चुअली बच जाना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। तो माइस डाइड
and it showed live S cells. तो mice unexpectedly मर गया, मतलब उसको निमोनिया हो गया और उसके बॉडी से लाइव एस स्ट्रेन वाले सेल्स मिले। इसका मतलब है कि ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कोई फैक्टर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर स्ट्रेन वाले सेल्स में ट्रांसफर हो गया होगा, जिसको नेचुरली ही वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। ग्रिफिथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो कौन सा केमिकल या सब्सटेंस है, लेकिन उन्होंने नेचुरली इस फिनोमेनन को ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया और केमिकल को जो फाइंड नहीं कर पाया उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैसे। बाद में मान पड़ा कि ये केमिकल एक्चुअली डीएनए होता है। ओके, चलिए, डीएनए हैज 20 एडेनिन एंड 30 साइटोसिन बेसिस, what will be the total number of purine bases in the given sample। आपको मतलब डीएनए में दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine। तो ये एक्चुअली रूल है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, क्योंकि एडेनिन के सामने थाइमिन होता है और साइटोसिन के सामने ग्वानिन बेस होता है। ओके, सो तो पूछा गया, तो इसको मॉडिफाई करके बहुत सारे वैकेंसी दूसरे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। 20 एडेनिन है और 30 साइटोसिन है। ओके, तो एडेनिन के सामने थाइमिन होगा और वैकेंसी साइटोसिन के सामने वैकेंसी ग्वानिन होगा। प्यूरिन कौन होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। तो सिंस एडेनिन 20 तो आ गया है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन होगा, मतलब 30 साइटोसिन है तो 30 ग्वानिन होगा। ओके, तो अल्टीमेटली 30 और 20 मिलके बनता है आपका 50 का आंकड़ा, यानी कि डीएनए के पास, इस डीएनए के पास 20 एडेनिन और 30 ग्वानिन रहेगा। तो अल्टीमेटली टोटल नंबर इज 50 प्यूरिन। तो 50 प्यूरिन है तो अल्टीमेटली 50 पिरिमिडिन होगा, यानी कि प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडिन लिखा होता तो भी आंसर आपका सेम रहता। चलिए, during DNA replication the separated strands of DNA are prevented from recoiling by। तो आपको डीएनए को अगर आपको रिप्लिकेट करना है तो दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग करना पड़ता है। एक फॉक तैयार होता है जिसको रिप्लिकेटिंग फॉक कहते हैं, और इस फॉक को रिप्लिकेट करने का काम दो एंजाइम करते हैं, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज, जिनको रिप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जब वो सेपरेट होते हैं तो इन दोनों स्ट्रैंड को वापस जुड़ने से बचाने के लिए, रिकॉइल होने से बचाने के लिए, दे आर you can see bonded by special protein molecule called single stranded binding protein। ओके, यानी कि वो डीएनए स्ट्रैंड को डिस्टेबलाइज कर देते हैं ताकि वो वापस you can see न जुड़े। ओके, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है उसका इनिशिएशन फैक्टर है। डीएनए प्राइमेज एक्चुअली वो एक एंजाइम है। ओके, तो डीएनए प्राइमर को जोड़ता है। देन रो फैक्टर इज नथिंग बट द अपोजिट, सिग्मा फैक्टर का अपोजिट फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर है वो। ओके, चलिए, क्वेश्चन 28, डीएनए सेगमेंट। फिर से एक वैकेंसी आपका प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन डीएनए पे। तो डीएनए पे बहुत सारे प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, लेंथ पे आ सकता है। ओके, तो डीएनए सेगमेंट के पास अभी यहाँ पे 75 साइटोसिन बोला है और 40 थाइमिन है। तो साइटोसिन अगर 75 है तो 75 आपका ग्वानिन रहेगा और 40 थाइमिन है तो अल्टीमेटली 40 एडेनिन होगा। तो ये हो गया बेसिक, यू कैन सी व्हाट कंसेप्ट। तो व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट्स इन द डीएनए सेगमेंट। तो जितने भी बेसेस होते हैं उतने ही फॉस्फेट होंगे। तभी आपको नेचुरली दोनों स्ट्रैंड के सारे बेसेस को ऐड करना है। तो 75 प्लस 40 हो गया 1 आपका 15, you can see basis is one strand, तो अपोजिट में 115 रहेगा तो टोटल हो गया 230। तो 230 ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए है कि नहीं ऑप्शन में? यस, 230 है ऑप्शन में और वही है राइट आंसर। ओके, तो आपका लेंथ के हिसाब से भी कैन से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ए टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ डीएनए हैज अ बेस सीक्वेंस CAT GAT TAC। ओके, लेकिन टेम्पलेट मतलब वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड जिसको यूज करके एमआरएनए बनाया जाएगा। ओके, या दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बनाया जाएगा। तो न्यू स्ट्रैंड जो होगा उसका जो सीक्वेंस है क्या होगा? तो नेचुरली कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ टीए कैट गैट टैक वो होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस, नेचुरली अभी वो सीक्वेंस आपको देखना है जो इसके साथ बाइंड हो सकता है। ओके, तो क्या होगा? सी के सामने जी चिपकेगा। तो सी के सामने जी चिपकेगा, इसका मतलब या तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों के फिर बाकी के सीक्वेंस को ध्यान से देखिए। ओके, तो बी में क्या दिख रहा है? सी के सामने जी होगा, ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, यानी कि हाँ पहले तीन ही हमने चेक कर लिया वो करेक्ट है। ओके, लेकिन फिर चौथा भी, अभी सी में भी जी टी ए आ रहा है, लेकिन चौथा देखिए, चौथा यहाँ पे बी में आपका सी है, यानी कि जी के सामने सी होगा, चौथा सी होना चाहिए, यहाँ पे ए है, मतलब सी इज नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि आपको सारे वैकेंसी सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक एक करके सीक्वेंस को चेक कीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग वैकेंसी जो बेसिस है जहां तक एकदम राइट रहेगा, ओके, तो वही राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट,
Which of the following codon will not lead to completion of the process of translation? So translation is formation of polypeptide chain using the information of mRNA with the help of ribosome and tRNA. Okay, तो इसको स्टॉप करने के लिए अल्टीमेटली होता है एक सीक्वेंस जिसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। तो टर्मिनेशन कोडॉन 3 है, तो इसमें से 3 टर्मिनेशन कोडॉन है, तो आपको समझ गया होगा कौन से है। तो टर्मिनेशन कोडॉन इसमें से कौन नहीं है, ओके, वो है आपका यूजीजी। तो यूजीजी अगर आ गया यू कैन सी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन तो प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। लेकिन यूएए, यूएजी और यूजीए इन तीन में से कोई भी एक सीक्वेंस अगर राइबोसोम के सामने आ गया तो नेचुरली प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड एंड आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाता है अलोंग विद द राइबोसोम यूनिट्स एंड टीआरएनए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम। ओके, दिस इज द टेक्सचुअल। ओके, क्योंकि आप देखो मैं फिर से आपको बताऊं ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ओके, तो और खाली यू कैन सी एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो दिस अगर आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 आर द डिफरेंट यू कैन से स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कॉलम 2 में उसका एक्सप्लेनेशन है या उससे रिलेटेड जो भी फीचर है उसका वो बताया गया है। ओके, तो 1 बाय आपको देखना है। तो इसमें से सेम फिर से आपको बताता है मैच दो कॉलम में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसमें से ऐसा यू कैन से सबसे पहले जो टर्म है उसको सेलेक्ट कीजिए जिसका आपको 100% मालूम है कि कॉमन कॉलम नंबर 2 में वो किसके साथ मैच होगा, तो उसको फिर आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो उसके हिसाब से वी कैन एक्चुअली गेस द राइट आंसर मोर क्विकली। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं पीसीआर सबसे यू कैन सी आपको मालूम है कॉमन टेक्निक है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या होता है कि हम लोग एक सिंगल डीएनए के मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं, उसको डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। यानी कि पीसीआर डी का जो मैचिंग यू कैन सी टर्म है वो है आपका डीएनए एप्लीकेशन। और अगर आप ऑप्शन में दोगे तो आपको डी को आप चेक करना है, डी नेचुरली आपका ए ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो अभी बी ऑप्शन होता है। तो बाकी के फिर आपको क्या है ये सेलेक्ट चेक करने हैं। ओके, तो इसका मतलब है सी और डी तो इम्पॉसिबल है अभी। ओके, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है तो डीएनए को सेपरेट किया जाना। तो सेपरेट करना कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द जेल स्लैब। तो सी का 1 है, तो सी का 1 है, देखिए वो भी मैच हो रहा है। इसका मतलब ए और बी में ही कोई एक होगा। फिर सदन ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब ट्रांसफर करते हैं, तो डीएनए इज ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेल्युलोज शीट। तो बी का 3 है, देखिए बी का 3 का हाँ देखा आगे। अभी बाकी के ऑप्शंस आपको चेक करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, खाली कंफर्म करने के लिए एक बार देख लीजिए। अल्कली यू कैन सी ट्रीटमेंट 2 होना चाहिए, यस। तो ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में सेपरेट कर देता है। फिर आपका बचा है ऑडियो ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें फाइनली कैन सी डीएनए प्रिंट एक्सरे फोटोग्राफी के जरिए परमानेंट प्रिंट तैयार होता है। दैट डीएनए ट्रीटेड विद आर्यन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब डीएनए को ट्रीट करते हैं तो उससे डीएनए स्प्लिट होता है इनटू फ्रैगमेंट्स। ओ सॉरी यहाँ पे है प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस जिसको आरएफएलपी कहते हैं। तो इस तरह आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ओके, तो इस तरह आपका एक ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं ओके वो भी हमके कवर हो गए। चलिए, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? देखिए सिग्मा फैक्टर कहाँ पे यू कैन सी उसका रोल है। तो सिग्मा फैक्टर का एक्चुअली इलोंगेशन या ट्रांसलेशन में कोई रोल ही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शन के हिसाब से देखिए सिग्मा फैक्टर आपका ट्रांसलेशन, क्योंकि ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन। उसमें सिग्मा फैक्टर किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है जहां से इनिशिएशन होता है। तो इसके लिए द करेक्ट आंसर इज फंक्शनलेस। और बाकी जो टर्म्स दिए हैं वो नेचुरली कंफ्यूज करने के लिए है। ओके, तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हमें पूरा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, यानी कि हर मॉलिक्यूल जो है हर फैक्टर जो है उसका वर्क क्या है वो किससे रिलेटेड है वो मालूम चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, इन द आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको मतलब आरएनए और डीएनए में एक फर्क है कि डीएनए में जहां पे आपका थाइमिन होता है तो वहां पे आरएनए में कोरोस्पोंडिंग क्या रहता है, देखिए अभी आपको मालूम होगा क्या रहता है, सोच लीजिए। यस, वो टर्म आ गया। यस, द टर्म इज यूरैसिल। तो यूरासिल जो है और प्रेजेंस, यानी कि अगर किसी न्यूक्लिक एसिड में आपको यूरासिल एक डिटेक्ट हुआ मतलब 100% वो आरएनए है, और अगर उसकी जगह पे थाइमिन डिटेक्ट हुआ 100% वो डीएनए है। ओके, क्योंकि ओनली डीएनए विल कंटेन थाइमिन एंड आपका यूरासिल विल बी प्रेजेंट इन आरएनए। क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन जो ऊपर आपका इलोंगेशन पॉलीपेप्टाइड चेन है तो दो
टीआरएनए जब बाजू बाजू में आ जाते हैं, एक पेप्टिडाइल साइट में और एक एक्सेप्टर साइट में, ए साइट पे, तो उनके दोनों अमीनो एसिड जो है उनके बीच में बॉन्ड तैयार होता है, उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला एंजाइम कौन है? यस, आपको जो गेस करेक्ट है, इट इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज टीआरएनए और अमीनो एसिड के जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको अमीनो एसिड टीआरएनए, यू कैन सी अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो उसी से आपका ट्रांसलेशन इनिशिएट होता है। और बाकी एंजाइम भी मालूम जाते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होता क्या है कि आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, डाइपेप्टिडेज से एक्चुअली जो आपका एक डाइपेप्टाइड है, यानी कि दो अमीनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन, उसको ब्रेक किया जाता है। ओके, और नाइट्रेट को रिड्यूस करने वाला एक एंजाइम, उसको नाइट्रेट रिडक्टेज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ग्रिफिथ किस पे काम कर रहा था? तो ग्रिफिथ वाज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ओके, he was studying on pneumonia and was studying on the germ which is causing pneumonia, one of the most fatal form of pneumonia, that is streptococci pneumoniae. ओके, तो ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज जो स्टडी किया, उसको किया आपने, जो बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई, इन दोनों को स्टडी करके अल्टीमेटली फाइंड हुआ कि डीएनए जो है वो है आपका एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है। ओके, ड्रोसोफिला आपको मालूम है मॉर्गन, तो मॉर्गन ने एक्चुअली ड्रोसोफिला को स्टडी करके लिंकेज यू कैन से डिस्कवर किया। देन मॉलिक्यूलर नाइफ्स ऑफ डीएनए किसको कहते हैं? तो मॉलिक्यूलर नाइफ मतलब काटने वाला, तो डीएनए को कट करने के स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने के लिए नेचुरली जो केमिकल्स होते हैं एक्चुअली वो एंजाइम्स है। ओके, तो क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग कटिंग करते हैं, डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको मालूम है, इसमें कट करना है जीन्स को, उसको ट्रांसफर करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने वाले को गम भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर गम, मॉलिक्यूलर यू कैन से ज्वाइनर। ओके, तो मॉलिक्यूलर नाइफ के जगह पे केमिकल नाइफ्स भी कहते हैं, कटर कहते हैं, ओके, स्कैल्पेल कहते हैं, तो ये अल्टरनेट टर्म्स यूज किया जाता है। ओके, तो डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे कट करने के लिए, इंटरनल कट करने के लिए जो एंजाइम है वो एक्चुअली कहलाते हैं, और जनरल तरीके से बोल सकते हैं आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का एक एग्जांपल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो लाइगेज का होता है जो डीएनए को ज्वाइन करता है, पॉलीमरेज जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। ओके, अगर आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बना रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज जो प्राइमर मॉलिक्यूल को डीएनए के एक कैन से 3 एंड पे एक कैन से अटैच करता है। ओके, तो लैक ऑपेरॉन, तो ऑपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ जीन्स जो एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। ओके, व्हिच इज जनरली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक यू कैन सी जीनोम। तो लैक ऑपेरॉन क्या है? इज एग्जांपल ऑफ which type of operon? It is a inducible operon, क्योंकि लैक्टोज अगर प्रेजेंस रहेगा तो ही जाके लैक ओपेरॉन एक्टिवेट होता है, अदरवाइज लैक ओपेरॉन जो आपका क्लस्टर ऑफ जीन है, ओके, फंक्शनल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, वो एक्टिवेट नहीं होता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर फाइंड द ऑड मैन आउट। ओके, तो नेचुरली हमें सब ऑड मैन देखना पड़ेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे ऑड मैन क्या है आपका, यहाँ पे एक्चुअली तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो नेचुरली H3 होना चाहिए था, तो आपको बताते हैं पहला ऑप्शन जो है H3 है। ओके, तो उसके हिसाब से देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है लिखना, शायद वो कॉपी नहीं हुआ ठीक से। तो पहला ऑप्शन H3 है, फिर दूसरा ऑप्शन H2A, H2B और डी ऑप्शन है H1। तो उसके हिसाब से ऑड मैन क्या है? तो उसके हिसाब से ऑड मैन है H1, क्योंकि बाकी H3, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो H3 है, ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। H3, H2A, H2B, H4 ये मिल के, इसके दो दो पेयर मिल के आपका बनता है, आपका हिस्टोन कोर बनता है, और जहां पे डीएनए की एंट्री और एग्जिट होती है वहां पे कैप रहता है, कैप यू कैन से हिस्टोन, उसको H1 कहते हैं। ओके, चलिए एक्सॉन सेगमेंट्स आर रीयूनाइटेड आफ्टर स्प्लाइसिंग वायर। तो आपको मालूम है यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए पहले बनता है वो फंक्शनल एमआरएनए नहीं होता है, वो यू कैन से हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए कहते हैं, क्योंकि उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं। ओके, तो जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसको कहते हैं इंट्रॉन। ओके, और जो कोडिंग रीजन होता है इसको कहते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन्स जो इंट्रॉन्स को निकालने के बाद एक्सॉन्स को वापस जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, ये भी एकदम सिंपल है। ओके, तो जो एंजाइम एक्चुअली ये HN-RNA तैयार करता है, वही जो एंजाइम है दैट इज RNA पॉलीमरेज, वही स्प्लाइसिंग का काम करता है। ओके, और जिससे अल्टीमेटली जो अनप्रोसेस्ड आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, वो प्रोसेस हो जाते हैं, इनके कोडिंग सीक्वेंसेस सब एक साथ आ जाते हैं, तो एक्सॉन सेगमेंट्स रीयूनाइट हो जाते हैं।
चलिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आरएनए इन द गिवन पिक्चर। तो देखिए पिक्चर दिख रहा है आपको, तो कौन सा टाइप का आरएनए है? आपको सिंगल स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, जिसमें बेसिस दिख रहे हैं। ओके, उसमें दो बेसिस को यहाँ पे दिखा हुआ यूरासिल, तो यूरासिल है तो अल्टीमेटली ये आरएनए है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको आरएनए नहीं, ये वर्ड नहीं लिखा होगा, तो भी आपको नेचुरली ये यूरासिल से हिंट मिलता है कि ये आरएनए है। ओके, तो कौन सा टाइप का आरएनए है ये? तो दिस आरएनए इज द मैसेंजर आरएनए, इट इज मैसेंजर आरएनए। ओके, then the unit of lac operon, which in absence of lactose suppresses the activity of operator gene A's। यानी कि लैप ओपरन में 4 जीन्स होते हैं, उसमें से 3 जीन स्ट्रक्चरल जीन बनाते हैं ZYA, और इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसको कहते हैं रेगुलेटरी जीन। ओके, तो रेगुलेटरी जीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन के एक्टिविटी को सप्रेस करता है, और लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, तो वो तो नेचुरली क्या है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन 22, ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन का ये आपको मालूम चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसमें आपका न्यूक्लियर प्लाज्म, डीएनए जो न्यूक्लियर प्लाज्म है वहाँ पे आपका एमआरएनए बनता है, और आरएनए और टीआरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ओके, तो इसके लिए न्यूक्लियस में तो ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। न्यूक्लियोलस में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, खाली फर्क है न्यूक्लियस जो है उसमें मेन एमआरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस पार्ट, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस पार्ट है उसमें टीआरएनए आरएनए बनता है, और लाइसोसोम आपको ना डाइजेस्टिव आपका ऑर्गेनल है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो बचा कौन? साइटोप्लाज्म। ओके, और ये एक बात और इसमें आपको एक ऐसे ऐड करने पड़ेगी कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन है, ओके, वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बिकॉज जो आपका डीएनए है वो फ्रीली सस्पेंडेड रहता है इन द साइटोप्लाज्म। ओके, अटैच्ड टू वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। चलिए, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत है? ओके, यस, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन मालूम होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए से आरएनए बनाना है तो आपको 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो नेचुरली एमआरएनए के लिए आपको टाइप 2 चाहिए, आरआरएनए के टाइप 1 चाहिए, और आपका टीआरएनए के टाइप 3 चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरली अगर ऐसा पूछा हो जाता है इसी क्वेश्चन मॉडल करके कि एमआरएनए के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो फिर टाइप 2, तो टाइप 2 होना चाहिए, और आरआरएनए जो है उसके लिए टाइप 1 और टीआरएनए के टाइप 3। लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं किया है, तो नेचुरली जनरल है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज। अगर लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस में स्पेसिफिकेशन होता कि भाई कौन सा ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये इवेंट नहीं होता है। ओके, तो एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस हो गया ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, ओके, उसमें आपका एक ऐसी आपका आरएनए प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेट, क्योंकि सेंट्रल डॉगमा ऑफ यू कैन से लाइफ में डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए को प्रोसेस किया जाता है, एचआरएनए प्रोसेसिंग, उसके बाद में प्रोसेस्ड आरएनए का ट्रांसलेशन होता है, तब जाके प्रोटीन बनता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जनरली सेल डिवीजन के टाइम पे इन्वॉल्व होता है, डीएनए को मल्टीप्लाई करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन। हाउ मेनी कोडॉन्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई 3 अलग अलग अमीनो एसिड, तो 3 अलग अलग अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए या कोड करने के लिए कितने कोडॉन चाहिए, तो इसको भी अलग तरीके से पूछ सकते हैं। कुमान में कोडॉन 3 बेसेस से मिलके बनता है। ओके, तो इसमें किस जगह पे हाउ मेनी बेसेस आर नीडेड टू स्पेसिफाई 3 अमीनो एसिड, तो अगर वैसा आता तो आपका आंसर नेचुरली डिफरेंट रहेगा। तो पहले कोडॉन, क्योंकि आपको हर अमीनो एसिड के लिए कम से कम एक कोडॉन रहता है, तो नेचुरली 3 अमीनो एसिड है, तो तीनों अमीनो एसिड के लिए 3 अलग अलग कोड्स होने चाहिए, यानी कि तीनों अमीनो एसिड अगर अलग है तो भी 3 अलग अलग कोडॉन होने चाहिए सेम टाइप के। ओके, और अगर 3 अलग अलग अमीनो एसिड्स है, ओके, तब भी आपको 3 डिफरेंट इकेंसी कोडॉन्स होनी चाहिए। ओके, तो 3, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 है। लेकिन अगर ऐसा होता हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस, क्योंकि कोडॉन इज ए ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस, तब आपका आंसर होता 3 into 3, तब 9 आंसर हो जाता। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तो ट्रांसक्रिप्शन नेचुरली डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन से प्रोसेस
में ट्रांसफर होता है वो होता है डीएनए से। जब एमआरएनए बनता है तो डीएनए के इंफॉर्मेशन को एमआरएनए, तो डीएनए के जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कोडोजन, जो एमआरएनए में ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं कोडॉन। ओके, तो डीएनए के कोडोजन को एमआरएनए के कोडॉन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डीएनए टू आरएनए ये जनरल प्रोसेस है। ओके, तो आरएनए से डीएनए ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एमआरएनए टू टीआरएनए जनरली ये प्रोसेस होता ही नहीं है। चलिए 27 आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो ये आपका टेक्सचुअल डायग्राम है। ओके, तो स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, डोंट टेकन सी हरी अप, क्योंकि शायद आपको लगेगा ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, लेकिन नहीं। आपको यहाँ पे 8 पार्टिकल्स का एक ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पार्टिकल दूसरा, वो है H1 यू कैन सी हिस्टोन। ये 8 पार्टिकल बन गया हिस्टोन कोर, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और साथ में ये जो आपको बीड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो दिस इज द डीएनए थ्रेड, तो डीएनए थ्रेड आपको दिख रहा है ये। ओके, तो अल्टीमेटली दिस इज द कौन सा स्ट्रक्चर, देखिए सब ऑप्शन होने के बाद बताइए। तो वेरी इजी, तो दिस इज न्यूक्लियोसोम यूनिट, द सिंगल जो सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए को एक सी फोल्ड करने के लिए। ओके, या उसको स्टेबलाइज करने के लिए, वो होता है न्यूक्लियोसोम बनता है। ओके, द मैच द कॉलम, वेरी यू कैन सी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको डायरेक्ट देख लेते हैं जीनोम, यू कैन सी इसमें से किस एस्पेक्ट के साथ कैसे मैच होगा। आरएफएलपी क्या है, डीएनए प्रोब क्या है, एचजीपी या तो फीचर नहीं तो उसका फंक्शन ऐसा दिया होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या आंसर है। तो इसमें भी नेक्स्ट जो आपको मैच सबसे करेक्ट लगता है उसको आप किसी ऑप्शन के साथ अगर मैच करेंगे तो आपको जल्दी समझेगा कि व्हाट इज द राइट आंसर। इसमें बिल्कुल जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। ओके, जैसे जीनोम is the set of all genes, set of haploid you can see genes या haploid sets of gene in a organism cell, उसको जीनोम कहते हैं। RFLP restriction fragment length polymorphism, यानी कि वो डीएनए फ्रेगमेंट्स है। ओके, जो आरएनए से कट किया जाता है तो अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उसको आरएफएलपी कहते हैं। डीएनए प्रोब रेडियो एक्टिव होता है, जो हेल्प करता है डिटेक्टिंग द वीएनटीआरस और द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यू कैन सी डीएनए। एचजीपी जिसमें हम लोग सारे जीन्स का मैपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है E3। ये देखिए जीनोम सेट ऑफ जीन, डी का 2 है। ओके, डी एचजीपी इज द मैपिंग ऑफ जीन्स। ओके, तो इस तरह, तो ये बहुत, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखिए, ये जो मैं तो पर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वो आपको इंटरनल क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछा सकता है, हो सकता है 4 मार्क्स में पूछा जाए, या एक टेबल होगा। ओके, जिसमें ब्लैंक बॉक्सेस रहेंगे, जैसे जिनों के सामने मैच डायरेक्ट रहेगा। ओके, इसमें मैच तो कॉलम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्लेस द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस में सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ द टीआरएनए। ओके, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, जिसमें उसके साथ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड और एंजाइम को अमीनो एसिड ट्रांसफरेज यू कैन सी को अटैच किया जाता है। ओके, और ये जो आपका एक्टिवेटेड टीआरएनए है वो स्टार्ट कोडॉन के साथ अटैच हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट होता है बाइंडिंग ऑफ मेट टीआरएनए टू द स्टार्ट कोडॉन। उसके बाद में स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जुड़ते हैं। उसके बाद में दूसरा टीआरएनए जुड़ता है, और फिर दूसरा टीएनए और पहले टीएनए के बीच में जो अमीनो एसिड्स है वो नजदीक आ जाते हैं, जिसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो वही होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से है ऑप्शन ए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसमैच पेयर। तो इसमें भी एक्चुअली आपको केयरफुली हर यू कैन सी रिलेशनशिप को देखना है। ओके, तो लैक्टोज इंड्यूसर है, यानी कि बराबर है, रिलेशनशिप बराबर है आपका। इनिशिएशन कोडॉन एयूजी है, ये भी करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड पे होता है, सेंस स्ट्रैंड पे नहीं होता है। ओके, और अल्टीमेटली बी ऑप्शन आपको दिखेगा, आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड है, नहीं, वो डीएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, जो मैच नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट पेयर है। ओके स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी आंसर को, और इससे इनडायरेक्टली आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। और ये सारे क्वेश्चन आपको 1 सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में भी या 2 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन में, तो ध्यान दीजिए। ओके, तो फिर से आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। ओके, तो म्यूट मोड पे रख के भी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको वापस रिवाइज करोगे तो म्यूट मोड पे रखिए, आवाज कम कर दीजिए, और जैसे जैसे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो बिना एक से हाईलाइट होने से पहले ही ओके, तो आप उसका आंसर एक से फाइंड कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि कितने राइट और कितने राइट हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं आपके। ओके, वेस्टर्न विद दिस
ये सेशन कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वैकेंसी सेशन में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं 30 एमसीक्यू लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।